स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि हम जानते ही हैं कि रेजोनेंस का टॉपिक चल ही रहा था और रेजोनेंस के टॉपिक के अंदर हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, इसके बारे में जान चुके थे। कुछ और प्रॉब्लम्स आगे जब ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर भी हम उनको सीखेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले इतने पोर्शन को बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। देखिए, रेजोनेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया था। रेजोनेंस होता है जब एक कंपाउंड, आयन या कोई भी स्पीसीज़ एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। जब कोई भी स्पीसीज़ एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है तो उसको रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस के कई पार्ट होते हैं। मेनली हम इसके दो पार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। एक होता है जिसे हम पाई बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से पहचानते हैं और एक होता है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से पहचानते हैं। पाई बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ये दो रेजोनेंस कहलाए जाते हैं। एक्चुअल में रेजोनेंस एक ब्रॉड टर्म होती है। 11th-12th लेवल पे ये थोड़ा सा कम ही लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये ब्रॉड टर्म। अगर आपके स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड की वजह से कोई डिफरेंस आया है, कोई फ़र्क आया है, तो उसे पाई बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट, उसको नाम दे दिया जाता है, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट कह देते हैं। ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के टूटने से या बनने से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, उसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस एग्जाम्पल के तौर पे हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से हम पहचानते हैं। उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले इसी बात को सीखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कितना पोर्शन आपके लिए ज़रूरी है और कैसे आपने इस चीज़ को याद करना है। तो नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम सीखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को दूसरा नाम मैंने क्या बताया, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी पहचानते हैं। इसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, जब नोट्स बनाएंगे तो जो नाम बता रहा हूँ सारे नाम लिखेंगे। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी पहचाना जाता है। कई नाम हैं इसके, जिसमें से मैं सिर्फ 3 फेमस नेम ही यहाँ पर ले रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस इसे कहा जाता है। अब इस तरह का रेजोनेंस कहाँ होगा, किस तरह से? सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव इफ़ेक्ट, जिसे +H इफ़ेक्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। अब 11th-12th लेवल की बुक में +H -H ये दोनों अलग अलग मेंशन नहीं होते, इसीलिए मैं यहाँ पर +H -H ना लिख के डायरेक्ट ही इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे पहले ये जान लो इसकी कंडीशन क्या है, ये कहाँ पर होगा, और फिर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन टू मल्टीपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल, जहाँ फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज और मल्टीपल बॉन्ड के एल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड है। इस मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एल्फा और इस पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, इसे एल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, जिसको हम अलाइलिक कार्बन भी कहते हैं, अगर उस पे हाइड्रोजन है तो ये इफ़ेक्ट होगा। या अगर पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट कार्बन, पॉजिटिव चार्ज का नेक्स्ट कार्बन वो पॉजिटिव चार्ज से अगला यानी एल्फा हो गया, अगर उस पर हाइड्रोजन है तो इसको हम एल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और अगर एल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ऐसे ही अगर आपके पास फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल में भी नेक्स्ट कार्बन यानी एल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। ध्यान रखिए, रेजोनेंस की कंडीशन होती है प्लेनर पार्टिकल का होना, प्लेनर कार्बन का होना। ये मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन प्लेनर होता है,
पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन प्लेनर होता है, फ्री रेडिकल वाला कार्बन प्लेनर होता है। लेकिन नेगेटिवली चार्ज जिसे कार्बेनायन कहते हैं वो प्लेनर नहीं होता, वो नॉन प्लेनर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसीलिए कार्बेनायंस के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। जो पॉइंट बताए गए नोट करते जाना, हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस सॉल्व करते वक्त इसी की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये हमने जाना कि कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। लेट क्वेश्चन आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन, आपको बताना है ये इनमें से कहाँ पॉसिबल होगा। तो लेट, मैंने यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, दूसरा मैंने कहा CH3 CH2 पॉजिटिव, तीसरा मैंने कहा CH3 CH2 नेगेटिव। अगर इस तरह से मैंने 3 स्पीसीज ले ली और आपसे पूछा कि कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, तुरंत जवाब दे सकते हो, आपके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है और एनायन में तो रेजोनेंस वैसे भी नहीं होता, तो हम कहेंगे बी पार्ट में रेजोनेंस होगा, बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं होगा। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन जानते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। पहले मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ। नाउ लेट हम इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। आपको कोई भी स्पीसीज दी जाती है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे या नहीं, सबसे पहले तो उस कंडीशन को समझिएगा। अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़रूर बनेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ज़रूर बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी अल्फा सी एच इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब देखो इस चेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रा इस चेंज को समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, तो हम यहाँ इस बॉन्ड को इस तरह से बना देंगे कि ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल रहे कि ये यहाँ पर चेंज हुआ, ट्रांसफ़र हो। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठ के गए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए तो यहाँ पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा सी एच इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब डेफिनेशन लिख लेना हाइपर कॉन्जुगेशन की, ट्रांसफर ऑफ अल्फा सी एच इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई मैंने आपको, ट्रांसफर ऑफ अल्फा सी एच इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। हम कह सकते हैं क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। मोमेंटरीली यहाँ से बॉन्ड गायब हो गया, मोमेंटरीली बॉन्ड गायब हो गया तो नो बॉन्ड रेजोनेंस इसे कहा जाएगा, नो बॉन्ड कहा जाएगा। अब देखो आपने आगे क्या करना है, आगे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ना है और अल्फा हाइड्रोजन से ही बात बनेगी। यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन ये था, ये भी है, ये भी है। अब पहले आपने इस अल्फा हाइड्रोजन को इन्वॉल्व किया, अब इस वाले को यानी इस वाले को इन्वॉल्व कर लो, यानी ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, अगेन ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। यहाँ का बॉन्ड गायब हुआ, इसको लगता है यार दोस्त का बॉन्ड गायब हो गया, क्या करना चाहिए, तो ये अपना बॉन्ड इसे दे देता है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो देखो क्या चेंज होगा, जो हाइड्रोजन पे
पॉजिटिव चार्ज था। वो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से था? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इस वजह से था। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया और वहाँ बॉन्ड बन गया। और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इस वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। इस तरह से आपने बनाना है। फिर अगला अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ हो गया, अब ये बचा है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा और इस वजह से इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा। इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज गायब, लेकिन दूसरे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। रिमेनिंग पार्ट इसी तरह से बना दिया जाएगा। तो हमारे पास प्रोपीन और प्रोपीन के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये 3 बने हैं इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे ही अगर ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होता तो यहाँ से भी इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को बनाया जा सकता था। ऐसे आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। स्कूल लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक बात गौर करो, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने? 3 बने। और अल्फा हाइड्रोजन भी कितने थे? 3। तो इस जनरलाइजेशन को याद कर लो कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आपसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं भी बनते तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आप ये प्रेडिक्ट करना सीख लो कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मैनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। आपको बताना है इन कंपाउंड्स में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। 1 ब्यूट 1 इन एंड नंबर 2 ब्यूट 2 इन, ये आपके पास है। ऐसे ही आपसे कहा प्रोपाइल कार्बोकैटायन, आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने हैं। जल्दी से कर दो, मेथड बता ही दिया है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं और उसका जवाब देना है। बता सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है। ब्यूट 1 इन ये हम जानते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूट 2 इन ये आपके पास है इस तरह से। ऐसे ही प्रोपाइल कार्बोकैटायन ये आपके पास प्रेजेंट है। बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दोनों तरफ देखना है आपने। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। डायरेक्ट प्रेडिक्ट हो गया। रेजोनेंस की प्रॉब्लम भी मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करने सिखाई थी, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपीयर होंगे तो वहाँ पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी ड्रॉ करेंगे। वहाँ तो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। वहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 बनेंगे उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इस तरह से आप नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बता सकते हैं, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जो कि ज़रूरी है आपके लिए। नाउ अब इसके बाद देखो अगली चीज़ क्या याद करोगे कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतनी रिएक्टिविटी कम होती है। आप इस बात को याद रख सकते हो। उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी रिएक्टिविटी कम,
उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है और उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को याद रखते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट बनेगा। नाउ सपोज देयर इज ए क्वेश्चन विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तो 2 रूल आते हैं, सिरज़ैफ रूल, हॉफमैन रूल, जो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो मेन कारण है वो यहीं से आता है। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा है, और मैंने अभी बताया था कि ब्यूट 1 इन ये रहा और ब्यूट 2 इन ये रहा, और इनके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के हिसाब से 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड और वहाँ अल्फ़ा इधर 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड, 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड जिसके पास हैं वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो, रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो, बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब ज़रा मेरे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और देखना आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं। विच इज़ मोर स्टेबल, अरेंज इन द ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर। अब आपको मैं कुछ एल्कीन दे रहा हूँ, आपने अरेंज इन ऑर्डर, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है इन सभी एल्कीन को। CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, वी कैन से CH डबल बॉन्ड CH, CH3 होल थ्राइस, एक ये गिवन है। दूसरा CH3 होल ट्वाइस डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस, ये गिवन है। और फिर CH3 CH2 बल्कि डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। ये आपके पास 3 एल्कीन गिवन हैं, आपने इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, ये अरेंज करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया आपको। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से चैट या कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते हैं किसका जवाब बेटर रहता है। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप समझिएगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। पहले मैं इनका स्ट्रक्चर इलेबोरेट कर देता हूँ। अगर मैं ए कंपाउंड के बारे में बात करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से दिया गया है, ये है। ऐसे ही इधर भी कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, यानी मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे 3 CH3 हैं, 3 CH3। अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं। मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा, एक भी नहीं। 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब ज़रा सेकंड को देखो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, इस तरह से है। तो मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा, टोटल 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और सी पार्ट आपको तो डायरेक्ट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, टोटल 6 हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर सेकंड में, तो B इज़ मोस्ट स्टेबल, देन इट इज़ C, देन इट इज़ A, B C A, ये हमारा ऑर्डर यहाँ पर फॉर्म होता है। तो इस तरह से एल्कीन की स्टेबिलिटी, जो कि आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हर जगह चाहिए होगी। बहुत बार बच्चे शॉर्टकट वहाँ ढूंढते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन यहीं से GOC को ही अगर बहुत अच्छे से कर लिया जाए तो हमें शॉर्टकट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच इज मोर स्टेबल। एक है आपके पास इथाइल कार्बोकेटायन, एक है आपके पास प्रोपाइल कार्बोकेटायन और एक है आपके पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। आपसे पूछा गया कि बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन लीस्ट स्टेबल। आप ऑर्डर बता दो, ABC के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर बता दो। आपको सिंपल सा काम करना है। क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 और ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 6। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ 3, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल CAB, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा, फिर ये और फिर ये। इस तरह से हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर को बता सकते हैं। कार्बोकेटायन की बजाय आपको फ्री रेडिकल भी दिया जा सकता था, तो फ्री रेडिकल होता तो वहाँ भी यही बात होती कि आपके पास जैसे ये आ गया कि भाई ये फ्री रेडिकल हैं, अरेंज करना है स्टेबिलिटी में, सेम थिंग। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2, इसमें 3, सो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल। तो इस तरह से बच्चों, वैसे तो मैंने आपको कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इनके ऊपर अलग से भी लेक्चर मैंने आपको बताए हैं क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना जान लो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे ये चीज़ हमने सीखी कि किस तरह से एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी वगैरह में अरेंज करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और इफेक्ट होता है कि ये जो अल्फा कार्बन है, पहले ये सिंगल बॉन्डेड था लेकिन अब ये डबल बॉन्डेड हो गया। तो जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वहाँ अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, वहाँ पर अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। तो अगर आपसे कहते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो एप्लीकेशन में नंबर 1 लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, नंबर 3 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड नंबर 4 द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर कहलाई जाती है। अब GOC के अंदर देखो, इस हाइपर कॉन्जुगेशन में एक और कंसेप्ट आता है जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, कभी आपकी किसी बुक में लिखा मिल जाए तो घबराना मत, उसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ होता है जहाँ अल्फा कार्बन पे क्लोरीन होता है। जैसे यहाँ अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन था, ऐसे ही अगर अल्फा कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है तो वहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन हुआ, इस पे क्लोरीन, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो यहाँ पर होगा वो रिवर्स होगा। बस इसको इतना ही ध्यान रखो, ज़्यादा डिटेल में हमें इन क्लासेस में इस पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब हमारी GOC का एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन है, इसे इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट हमने आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है बहुत अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया। रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट हो गया। अब फटाफट एक इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट की कंडीशन है कि ये वहाँ होगा जहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि इंडक्टिव इफ़ेक्ट हर जगह होता है, कैसा भी बॉन्ड हो, सिग्मा हो, पाई हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है पाई बॉन्ड। और इसके ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, लेट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस पे अटैक करे न्यूक्लियोफाइल। तो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, कोई भी चीज़ हो, बस वो अटैक कर रही है, इस बात को हमें सीखना है। अब देखिए क्या होगा, होगा क्या। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ सेंटर में थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन सेंटर में से उठ के इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। जो सेंटर में थे ये यहाँ से उठ के वहाँ शिफ्ट हो गए, जिस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज,
तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएंगे और ये सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से कहलाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। यहाँ भी क्या हुआ, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। और फर्दर जाना चाहो, पॉजिटिव नेगेटिव पे जाके अटैक करेगा और फाइनल स्पीसीज कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगी, और यहाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा और फाइनल स्पीसीज कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगी। तो आप सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दो। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम पे ट्रांसफ़र हो जाना, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। गौर कीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होता था, ट्रांसफ़र नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही पूरा ट्रांसफ़र होके, अब आप यहाँ देख सकते हो अटैकिंग स्पीसीज उसी कार्बन पे गई है जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, ई पॉजिटिव उसी कार्बन पे गई है जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं। इसे हम प्लस ई इफेक्ट के नाम से पहचानेंगे। यानी जब अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो तो प्लस ई इफेक्ट। और यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन आया है इस कार्बन पे लेकिन अटैकिंग स्पीसीज गई है दूसरे कार्बन पे। दोनों में गौर से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी उस कार्बन पे गया और अटैकिंग स्पीसीज भी इस कार्बन पे जाके अटैच हुई। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया इस कार्बन पे, अटैकिंग स्पीसीज गई दूसरे कार्बन पे, इसे माइनस ई इफेक्ट के नाम से पहचाना जाएगा। तो रट सकते हो, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो माइनस ई इफेक्ट, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो प्लस ई इफेक्ट, इस नाम से इसको पहचानेंगे। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड बातें आ सकती हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क कि इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैंने क्या बताया, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम पे। इंडक्टिव इफेक्ट में नो अटैकिंग एजेंट इज रिक्वायर, कोई भी अटैकिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी लाइन लिखेंगे, नो अटैकिंग एजेंट इज रिक्वायर, बट यहाँ पर अटैकिंग एजेंट इज रिक्वायर, अटैकिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी होगा जब अटैकिंग एजेंट है, अटैकिंग एजेंट नहीं है तो ये नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। ये इन दो में से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में से कौन टेम्परेरी है, कौन परमानेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी इफेक्ट है और ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। और भी आप इसमें से रीज़न निकाल सकते हैं, लेकिन आप इतने 2-3 रीज़न को ध्यान रखिए, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो जो हमें पॉइंट्स पढ़ने थे, जो जो बातें हमें जाननी थी, उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम मोस्ट
एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। और फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर के आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे देख सकते हो, नहीं तो हमें व्हाट्सएप करेंगे 9416388045 पे। मैं आपको उन सभी का एक PDF भेज दूंगा, ताकि PDF में वीडियो के लिंक होंगे, आप उसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मिलेंगे आप अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।